बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सर्दी की ठिठुरती शाम में धुंध ने मुकम्मल अंधेरा किया हुआ था। सारे लोग अपने अपने कमरों में हीटर लगाए कंबल ओढ़े लेटे हुए थे, लेकिन आज भी जन्नत अपने दो कनाल के इस घर में तन तनहा बाहर लॉन में कुर्सी पर विराजमान थी। उसका दिमाग सोचों से फटा जा रहा था। जन्नत एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाप और चचा का बहुत बड़ा कारोबार था और उनके कपड़ों की ब्रांड पूरे मुल्क में मशहूर थी। जन्नत एफएससी की स्टूडेंट थी। ये एफएससी मेडिकल कर रही थी। इसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जन्नत के माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। उसके चचा और उसके अब्बू शुरू से ही एक साथ रहते थे। चचा के दो बेटे और एक बेटी थी, जबकि जन्नत अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली की बहुत लाडली थी। जन्नत की दोस्ती रमशा के साथ बहुत गहरी थी। वो दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़ती थी। रमशा का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था, लेकिन जन्नत ने कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है, बल्कि वो अपने दोस्त के बिना एक मिनट नहीं रहती थी। जन्नत की दोस्त रमशा कॉलेज के लायक फाइक स्टूडेंट में से एक थी, लेकिन जन्नत को सिर्फ रिसाले और डाइजेस्ट पढ़ने का शौक था, और ज़्यादातर खौफनाक और जिन भूतों वाली कहानियाँ पढ़ने का जन्नत को बहुत शौक था। और वो कॉलेज से वापसी पर बाजार से जाते हुए महाना डाइजेस्ट और नावल ले जाती और उन्हें रात को लाइट बंद करके और टॉर्च जलाकर या अकेले तनतनहा लॉन में बैठकर पढ़ती, या फिर अपने कमरे में लाइट ऑफ करके ये खौफनाक कहानियाँ पढ़ती। और उसको उस खौफनाक कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन जन्नत जब कॉलेज गई तो अपनी दोस्त रमशा से कहने लगी कि मुझे एक बात बताओ, जो मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ कि किसी जिन को लड़की से मोहब्बत हो गई, ये जिन लड़की के पास आया, उससे बातें की, उसका हर काम कर दिया, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे ही कोई जिन मेरे बुलाने से भी आए और मैं जो उसे हुक्म दूँ वो जल्दी से वो काम कर दे। रमशा ने उसे घूरते हुए कहा कि ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें किस चीज़ की कमी है और कौन सा काम तुमने जिन्नात से करवाना है। तो वो बोली, काम की तो खैर कोई टेंशन नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे पढ़ना ना पड़े और मेरे पेपर्स कोई जिन आकर हल कर दे। रमशा बोली, ये तो गलत बात है, अपना काम खुद करना चाहिए। जब तुम्हें डॉक्टर बनने का शौक है तो खुद पढ़ के काबिल इंसान बन जाओ। लेकिन जन्नत पर तो ना सिर्फ जन्नात से मिलने का शौक तारी था, वो कब किसकी सुनती थी। वैसे भी वो माँ बाप के लाड प्यार में ज्यादा ही चंचल और शौक नजर आती थी, और डरपोक तो जरा सी भी नहीं थी। आज भी कॉलेज से वापसी पर जन्नत एक डाइजेस्ट ले गई। खाना वगैरह खाकर वो अपने कमरे में चली गई और अब वो घर वालों के साथ भी बहुत थोड़ा टाइम गुजारती थी। उसकी सारी फैमिली यही समझती थी कि वो हर टाइम पढ़ाई में मगन रहती है। आज उसकी अम्मी रात 9 बजे के करीब उसको दूध देने उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि जन्नत बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही है। उसने लाइट मुकम्मल तौर पर बंद की हुई थी और टॉर्च जलाकर वो कहानी पढ़ने में मसरूफ थी। अम्मी बोली, क्या बात है जन्नत, तूने लाइट सारी क्यों ऑफ कर रखी है और टॉर्च जलाकर बैठी हो। अम्मी ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि जन्नत कहानी पढ़ने में इतनी मगन थी कि उसको अम्मी की कोई बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। अम्मी ने आवाज दी, जन्नत जन्नत, ये तुम क्या उल्टी पुल्टी चीजें पढ़ती रहती हो। तो जन्नत ने माँ की बात की तरफ ध्यान दिया और बोली, अम्मी मैं कहानी पढ़ रही हूँ, मुझे एक बात बताएं, क्या कहीं ऐसा होता है कि जन्नत सच्ची में हो। उसकी अम्मी ने जवाब दिया, हाँ, जन्नत अल्लाह ताला की मखलूक है और वो होते हैं। जन्नत एक्साइटेड होकर बोली, अच्छा, अगर मैं कोई अमल करूँ तो जिन मेरे पास हाजिर हो जाएगा। माँ उसे घूरते हुए बोली, पागल हो गई हो तुम, तुम्हारा तो दिमाग खराब होता जा रहा है, इसीलिए कहती हूँ ना इन चीज़ों को ना पढ़ा करो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, अम्मी प्लीज़ बताएं ना कि अमल करने से जिन्नात हाजिर हो जाते हैं क्या। माँ ने फिर जवाब दिया, ऐसे नहीं बोलते, तुम अपने काम से काम रखो, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। लेकिन जन्नत पर तो जिन्नात का नशा तारी था। आज जो उसने कहानी पढ़ी उसमें एक लड़की और जिनजादी की मोहब्बत की कहानी थी। आज वो सारा दिन ख्यालों में खोई खोई सी रही। अगले दिन जब वो कॉलेज गई तो उसने अपनी दोस्त रमशा को बताया कि मैं भी अब कोई अमल करूंगी, फिर कोई जिन मेरे कब्जे में आ जाएगा और जैसे मैं उसे कहूंगी वो वैसा ही करेगा। उसकी दोस्त रमशा ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करते, ये सब गुनाह है और गुनाह के जरिए जिन्नात को काबू में नहीं करते। जिन्नात किसी की बात मानने वाले कहाँ थे। रमशा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन जन्नत बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार ना थी
और वो कहने लगी कि मैंने काले जादू के अमल वाली किताब खरीद ली है। आज मैं कोई अमल करूंगी जिससे जन्नात मेरे काबू में आ जाएंगे। रमशा ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम कहती हो मुझे डॉक्टर बनने का शौक है और कहाँ तुम इन उल्टे कामों में पड़ गई हो। तो जन्नत कहने लगी, अब नहीं बनना मुझे डॉक्टर, मुझे बस अपनी खिदमत के लिए एक जिन चाहिए जो मेरी हर बात माने। तो रमशा ने कहा कि अगर तुमने जरूर ही जिन को अपने काबू में करना है तो तुम काले जादू का सहारा क्यों लेना चाहती हो? तुम जिन को किसी अच्छे अमल से भी तो काबू में कर सकती हो। जन्नत बहुत हैरान होकर बोली, अच्छा वो कौन सा तरीका है, बताओ मुझे। तो रमशा ने जवाब दिया कि तुम हर रोज रात के वक्त सूरह जिन पढ़ा करो तो तुम्हें जिन्नात नजर आने लगेंगे। जन्नत बहुत खुश हुई और उसने रमशा को गले से लगाते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया रमशा, ये तो तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं। मैं आज ही से सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब कोई जिन आए और मुझे मिले। रमशा उसकी बात पर सर हिलाते हुए वहां से उठी और क्लास लेने चली गई। आज जन्नत ने 2 क्लासेस अटेंड नहीं की थी। वो कॉलेज के टीचर्स के हॉस्टल के पास बने कुएं के करीब बैठी थी और उसने कॉलेज का आधा टाइम आज फारिग बैठ के गुजार दिया। आज वो ये सोचती रही कि वो सारी कहानियां जो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी, जो उसने पहले पढ़ी थी, लेकिन रात जो कहानी पढ़ी वो उसको बहुत ही अच्छी लगी और उसने इरादा कर लिया कि आज से वो सूरह जिन की तिलावत शुरू कर देगी। जैसे ही वो घर पहुंची उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने कमरे को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके उसको मजीद डेकोरेट किया। आज वो बहुत खुश थी। उसकी अम्मी उसकी तमाम हरकत का नोटिस ले रही थी। वो उससे पूछने लगी कि क्या बात है जन्नत, तुम आज फिर खुश नजर आ रही हो? तो उसने जवाब दिया कि हाँ बस ऐसे ही, आज मूड अच्छा है। रात के खाने से पहले पहले उसने अपना सारा काम निपटा लिया। जैसे ही वो खाने के टेबल पर जाकर बैठी उसकी ताई ताया अब्बू और तीनों कजन्स भी खाने की टेबल पर मौजूद थे। सब लोग खाना खा रहे थे लेकिन जन्नत खाली प्लेट में चम्मच चला रही थी। तो उसके कजन हम्माद ने उससे पूछा, क्या बात है जन्नत, आज प्लेट और चम्मच खाने का इरादा है क्या? जन्नत गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, ये लो तुम भी खा लो। सब लोग उसकी इस रिएक्ट पर बहुत ज्यादा हैरान हुए। हालांकि उनके दरमियान पहले भी हल्का फुल्का मजाक चलता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों जन्नत को इतना गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से कुर्सी पीछे करके उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर इसको क्या हो गया। जब उसकी अम्मी उसके कमरे में गई तो वो टेबल पर स्टैंड में मोमबत्ती जला रही थी और उसके कमरे से अगरबत्तियों की खुशबू भी आ रही थी। अम्मी को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने जन्नत से पूछा कि जन्नत ये सब क्या कर रही हो? तो वो बोली, कुछ भी नहीं, बस आज दिल चाह रहा है कि आज मोमबत्ती की रोशनी में लेटूं। तो उसकी अम्मी ने पूछा कि तुमने हम्माद के साथ ऐसे बात क्यों की? वो तुमसे बड़ा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जन्नत ने जवाब दिया, अम्मी हम्माद भाई ना बात बात पर मुझे छेड़ते हैं, उनको भी कुछ कह दिया करें। अम्मी गुस्से से बोली, सब तुमसे इतना लाड करते हैं और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही नहीं उठाए जाते। मैं 1-2 दिन से देख रही हूँ तुम्हारी तमीज खत्म होती जा रही है। ठीक है अम्मी, जन्नत नरम लहजे से बोली, मैं आज के बाद ऐसे नहीं करूंगी। आप जाए ना अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। अम्मी तभी मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। जन्नत ने मोमबत्ती जलाकर कुरान पाक पकड़ा और मोमबत्ती के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई और सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। उसने एक दफा सूरह जिन को मुकम्मल किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा क्यों ना दोबारा फिर से सूरह जिन पढ़ लूं। उसने फिर यही अमल दोहराया। यह अमल उसने 3 दफा किया। अब उसके दिल में मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक ही बात सवार थी कि उसने जिन से मिलना है। एकदम से तेज हवा चलने लगी। वो बहुत हैरान हो रही थी कि मेरे कमरे की खिड़कियां और दरवाज़ा तो बंद है, तो हवा कहाँ से आ रही है कि अचानक सी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। उसने जल्दी से कुरान पाक बंद किया और उसको अपनी जगह पर रख दिया। साथ ही खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो गए। उसने सोचा कि मैं तो सूरह जिन पढ़ रही थी लेकिन कोई जिन तो आया ही नहीं। उसने कमरे की लाइट जलाई। उसको कमरे में अगरबत्तियों की खुशबू के अलावा एक और मुख्तलिफ किस्म की खुशबू सूंघने को मिली। उसने वो अमलियात वाली किताब उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें उसको वो अमल मिल गया जो सूरह जिन को पढ़कर जिन हाजिर होते हैं। इसमें इसने पढ़ा कि 40 दिन तक सूरह जिन की तिलावत करने से जिन जिन्नात इंसानी दुनिया में आते हैं और जो इंसान सूरह जिन की तिलावत कर रहा होता है उसको मिलते हैं। वो थोड़ी सी परेशान होगी कि अभी 40 दिन के बाद मेरी जिन से मुलाकात होगी। अगले दिन जब वो कॉलेज गई तो वो थोड़ी अफसुर्दा सी थी। रमशा ने उससे पूछा कि क्या बात है जन्नत, आज तुम बहुत अफसुर्दा सी हो। तो वो बोली कि यार तुमने तो बहुत लंबा अमल बता दिया। मैंने रात 3 दफा सूरह जिन पढ़ी लेकिन कोई जिन मेरे पास नहीं आया। तो रमशा मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह की किताब पर यकीन है ना, तो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई जिन मिलने के लिए आएगा। और देख लेना, तुम डर भी सकती हो,
تو جنت بولی، جی نہیں، مجھے جن سے ملنے کا شوق ہے، اسی لیے میں بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ رمشا اس کی بات سے پہلے حیران ہو رہی تھی۔ ایسے ہی جنت ہر روز سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی اور اس کو تلاوت کرتے ہوئے بھی 20 ہی دن گزرے تھے کہ اس کے ساتھ عجیب عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ کبھی وہ اندھیری رات میں آ کر لان میں بیٹھ جاتی اور کبھی ٹیرس پر گھومنا شروع کر دیتی۔ تب اس کی اس عادت سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب تو جنت کالج بھی جاتی تو بہت سے پیریڈز مس کر دیتی، کوئی ایک دو پیریڈ ہی وہ اٹینڈ کرتی تھی۔ رمشا والی سائڈ اس کنویں کے پاس بیٹھی رہتی۔ یہ کنواں ویسے تو بند تھا، اس کے اوپر جالی لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں، اس ویرانی جگہ پر صرف چھٹی ٹائم ٹیچرز ہی اپنے ہاسٹل میں جاتی اور وہاں کوئی لڑکی نہیں جاتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جنت ہمیشہ وہیں جا کر بیٹھتی تھی۔ آج رمشا جیسے ہی بریک میں سے بلانے کے لیے گئی، رمشا بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی کہ اس نے دیکھا کہ جنت وہاں بیٹھی ہاتھوں کے اشارے سے کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ رمشا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ جنت کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا، تو وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے؟ رمشا یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ سورہ جن پڑھتی ہے تاکہ وہ جنات سے مل سکے۔ یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ وہ آگے کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے اس کو آواز دی، جنت جنت، لیکن جنت اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں بار بار کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ رمشا نے ایک دم سے اسے کاندھے سے جھنجھوڑا تو وہ جیسے پیچھے مڑی۔ رمشا کی دیکھ کر جان نکل گئی، اس کی آنکھیں لال سرخ پڑی تھی اور وہ آنکھیں لگ ہی نہیں رہی تھی کہ جنت کی ہیں، بلکہ وہ تو بہت ہی عجیب و غریب سی لگ رہی تھی، جیسے کسی جن کی ہو۔ رمشا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے جنت اپنی نارمل حالت میں آ گئی اور ایک دم سے نیچے گر گئی۔ رمشا کو اس سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب وہ اپنی دوست کو اس طرح گرے ہوئے دیکھ رہی تھی تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بھاگ کر جا کر اپنے کلاس والوں کو بلایا اور جنت کو سہارا دے کر کالج کے سامنے والے گراؤنڈ میں لے آئی۔ وہاں تھوڑی دیر کے بعد جنت کو ہوش آیا تو رمشا سے پوچھنے لگی، میں یہاں کیسی آئی؟ رمشا بالکل خاموش تھی کیونکہ وہ تو خود ڈری سہمی تھی۔ جنت پھر پوچھنے لگی، رمشا میں تو کنویں کے پاس تھی نا، تو میں یہاں کیسے آئی ہوں اور مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ جنت بہت پریشان ہو رہی تھی۔ رمشا نے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں تمہیں یہاں لے آئی۔ جنت بولی، لیکن مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا اور میرا جسم اتنا ٹوٹا پھوٹا سا کیوں ہے؟ شاید مجھے بخار ہو رہا ہے۔ وہ رمشا کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ کافی دیر اسی طرح اس گراؤنڈ میں بیٹھی رہی۔ اتنی دیر میں چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ جنت سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رمشا نے بمشکل سہارا دے کر اس کو اس کی گاڑی میں بٹھایا۔ جنت کو ہر روز اس کا ڈرائیور پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ رمشا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا جنت کی زندگی میں۔ آج جنت سارا دن ٹوٹے پھوٹے بدن کے ساتھ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ سب گھر والے اس کو اس حالت میں لیٹے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جنت جو ذرا سی بات پر گھر سے پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، تو آج اسے کیا ہو گیا؟ چچا نے ڈاکٹر کو بلایا کیونکہ جنت کو بہت تیز بخار تھا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے اور سب دعا کر رہے تھے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس کی امی سارا دن اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جنت کی طبیعت شام تک کچھ ٹھیک ہو گئی تو سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سب خوش ہو گئے کہ جنت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جنت کی کسی جن سے ملنے کی خواہش ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی کسی جن کے ساتھ سے ملاقات کی طلبگار تھی۔ رات ہوتے ہی اس نے پہلے کی طرح قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے سورہ جن کی تلاوت ختم کی، قرآن پاک بند کر کے الماری میں رکھا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل بند تھیں، اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا ہاتھ پکڑے کسی سنسان سی جگہ پر جا رہا ہے، لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یہ سنسان جگہ انتہائی بھیانک تھی، اتنی بھیانک کہ اس جگہ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس جگہ ہر طرف جنگلات ہی جنگلات نظر آ رہے تھے اور اندھیرا تھا، لیکن نہ جانے وہ انجانی قوت اسے گھسیٹتے ہوئے کہاں لے کر جا رہی تھی، اور جنت اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ اچانک سے جنت کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا خیال تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ کمرے میں جو موم بتیاں جل رہی تھیں وہ ساری کی ساری بجھ گئی ہیں اور مکمل طور پر اندھیرا ہو گیا ہے اور کھڑکیاں دروازے ویسے ہی ہلنے لگے۔ وہ ایک دم سے بولی، کون ہے یہاں؟ اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید آج اس کی کسی جن سے ملاقات ہوگی کہ ایک دم اس نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک وجود براجمان تھا، لیکن وہ اندھیری کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ ایک دم سے کمرے میں موم بتی جلی اور روشنی پھیلنے لگی۔ وہ کرسی پر بیٹھے وجود کو بھی دیکھ سکتی تھی اور اس وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا
کہ जो कुछ वो देख रही है वो हकीकत है या एक ख्वाब। उसने खुद को चुटकी काट कर देखा और खुद से ही बोली, आज ये ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है। उसके सामने बैठा वजूद इंतहाई खूबसूरत 18 से 19 साल का खूबरू नौजवान, जिसके चेहरे पर हल्की नमूदार होती दाढ़ी उसके चेहरे को मजीद पुरकशिश बना रही थी। जन्नत सोचने लग गई, क्या ये जिनज़ादा है? तो उसने देखा कि उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। जन्नत बहुत हैरान हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जन्नत को बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो बहुत खुश नजर आ रही थी। जैसे ही उसने उस खूबसूरत नौजवान से पूछा कि क्या आप जिन हो, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इतने दिनों से तुम एक जिन को बुलाने के लिए ही तो कोशिश कर रही हो, तो जाहिर है कि मैंने तो अब आना ही था। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जो कुछ आज तक कहानियों में पढ़ती आ रही हूँ वो हकीकत की शक्ल इख्तियार करके बिल्कुल मेरे सामने है। इस पर वो खूबसूरत नौजवान जो कि एक जिनज़ादा था बोला, बताओ क्या काम करवाना है तुमने? लेकिन जन्नत तो उसकी खूबसूरती में ही खो गई थी और बोली, काम नहीं, बस तुम हर रोज़ मुझे आकर मिल जाया करो। उस जिनज़ादा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? जन्नत ने मुस्कुराकर उस जिनज़ादे को खुदा हाफिज़ कहा। आज जन्नत को सारी रात नींद नहीं आई। आज वो बहुत खुश थी। आज तक जिसे वो सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में देखा करती थी, अब वो हकीकत बनकर उसके सामने आ गया था। सारी रात खुशी के मारे करवट पर करवट बदलती रही और अपने कमरे से अजीबो गरीब से खुशबू को सूंघकर खुश होती रही। वो सोच रही थी कि मैं कल ये सब रमशा को बताऊंगी कि तुम्हारे बताए हुए अमल से सचमुच एक जिनज़ादा मुझसे मिलने के लिए आया था। कि अचानक उसके कान में सरगोशी हुई कि यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। वो एकदम से उठकर बैठी और इधर उधर नजरें घुमाकर देखा। वहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो मुस्कुराकर दोबारा से लेट गई और सोचा कि मैं सारा दिन इन्हीं ख्यालों में खोई रहती हूँ और अभी अभी तो मैं उस दिन से मिली हूँ। शायद इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कानों में उसी की आवाज़ घूम रही है। और पहले पहले तो सिर्फ जन्नत ख्यालों ख्यालों में किसी से बातें करती थी, लेकिन आज हकीकत में वो किसी जिनज़ादे से मिली थी। आज तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने नोट किया कि वो बहुत खुश है। आज तो वो काफ़ी टाइम से जाग रही थी। वो कमरे से खूब तैयार होकर निकली। आज वो सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी। पिछले कई दिनों से उसका घर वालों से कुछ अच्छा रवैया नहीं था। वो बात बात पर बदतमीजी करती थी। जब भी कोई उसे बुलाता तो उखड़े लहजे में बात करती, लेकिन आज वो बिल्कुल पहले जैसी जन्नत लग रही थी। वो इतनी खुश थी कि हर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हुई, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। ये ना हो कि वो जिनज़ादा दोबारा कभी उससे मिलने ही ना आए। उसके इम्तिहानात बिल्कुल सर पर आ पड़े थे, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। बल्कि उसका दिल करता था कि हर वक्त वो जिनज़ादे को अपने पास बुलाए और बस उसी से बातें करती रहे। अब जन्नत कॉलेज में भी सारा सारा दिन उस कुएं के पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि सूरह जिन अब उसको हिफ्ज़ थी। जब भी वो उसकी तिलावत शुरू करती ही जिनज़ादा उसके पास आ जाता, तो वो कॉलेज में बैठकर सारा सारा दिन उससे बातें करती रहती। बहुत सी लड़कियां उससे देख भी लेती कि वो अकेले में बातें कर रही है, कुछ तो उसको पागल बोल देती और कुछ उससे खौफ महसूस करने लग गई। अब ये रमशा से भी बहुत कम बात करती थी। रमशा को भी पता चल चुका था कि जन्नत के साथ कुछ गड़बड़ है। वो फिर भी उससे कोई बात नहीं करती और जन्नत से दूर दूर ही रहती। लेकिन जन्नत को किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दो दफा किसी लड़की ने जन्नत की शिकायत प्रिंसिपल से भी की, लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले ही दिन वो लड़की कॉलेज ही नहीं आती। रमशा लड़कियों से ये बात सुनती कि जिस लड़की ने जन्नत के बारे में प्रिंसिपल को बताया था उसके साथ कोई मसला हो गया और उसने कॉलेज ही छोड़ दिया है। इसीलिए लड़कियां जन्नत की बात करने से डरती थी। जन्नत की जिगरी दोस्त भी उससे दूर ही रहती थी। अब तो जन्नत को भी उसकी परवाह नहीं थी। या यूँ कह लें कि उसका खुद भी कंट्रोल खुद पे ना रहा था, कि वो जिनज़ादे की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। आज जैसे ही जिनज़ादा उसके पास आया तो वो बोला, तुम्हारा जब दिल करता है तुम मुझे अपनी दुनिया में बुला लेती हो। तुम्हारा तो शौक पढ़ लिख के एक डॉक्टर बनने का था, तो तुम वो शौक क्यों नहीं पूरा कर रही? तो जन्नत बोली कि अब मेरे सारे शौक खत्म हो चुके हैं, मुझे सिर्फ तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। जिनज़ादा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें अपनी पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जन्नत खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की असीर हूँ और तुमसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे इस दुनियादारी से कोई लगाव नहीं रहा। वो जिनज़ादे से बोली कि अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी दुनिया कैसी है? तो उसने जवाब दिया कि तुम मेरी दुनिया देखना चाहती हो। पहले तो जन्नत सोच में पड़ गई, फिर बोली, हाँ, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? वो बोला, शायद तुम वो सब देख के बर्दाश्त नहीं कर सको, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लेकर जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। जन्नत के इम्तिहानात सर पर आ गए।
लेकिन जन्नत को तो जरा बराबर भी परवाह नहीं थी। वही जन्नत जिसको पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का शौक था, वो मुकम्मल तौर पर पढ़ाई की तरफ से तवज्जो हटा चुकी थी, बल्कि सारा सारा दिन वो अपनी ही दुनिया में मगन जिनजादे से बातें करती रहती। सब घर वाले उसकी इस बात पर बहुत परेशान थे। वो सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। यहाँ तो वो सारा सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, और अगर निकलती भी है तो गुनगुनाती हुई अपने आप में ही मगन रहती है। उसके इम्तिहानात भी गुजर गए। जैसे ही रिजल्ट का दिन करीब आया, उसकी कज़न सबा ने उससे पूछा, जन्नत आज तुम्हारा रिजल्ट आना है? तो वो बोली, पता नहीं, शायद आज ही आना होगा। उसको तो किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। उसकी कज़न ने उसकी बात पर बहुत हैरान हुई थी कि पहले तो जन्नत का जिस दिन रिजल्ट आता वो सारा दिन दुआओं में गुजार देती थी और इतनी एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जैसे उसके घर वालों ने इसका रिजल्ट चेक किया तो देखकर उनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जन्नत तो टोटल किताबों में फेल थी, एक भी किताब में वो पास नहीं थी। सब घर वाले बहुत परेशान थे। उसकी कज़न, उसके चचा, अब्बू, अम्मी सब हॉल में बैठे थे। जन्नत को बुलाया और उससे पूछा कि जन्नत, क्या बात है, तुम्हारा इस दफ़ा रिजल्ट इस तरह इतना गंदा क्यों आया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जन्नत आगे से उखड़े लहजे में बोली, अब मुझे क्या पता क्यों ऐसा रिजल्ट आया है, मैंने तो पढ़ा था। उसके बाबा बोले, जन्नत बेटा, हम ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं पढ़ा, लेकिन रिजल्ट इतना गंदा आने की वजह क्या है? जन्नत खामोश रही और फिर अपने कमरे में चली गई। सब लोगों ने जन्नत के इस मसले का एक ही हल ढूंढा कि जन्नत की शादी कर दी जाए। जन्नत के बचपन से ही उसकी कज़न फैज़ान, जो कि उसके चचा का बड़ा बेटा था, उससे बात चल रही थी, लेकिन जन्नत इस बात से वाकिफ नहीं थी, जबकि ये बात उसके अब्बू और चाचू के दरमियान बचपन से ही तय हो गई थी। इस वक्त जन्नत की उम्र सिर्फ 8 साल थी, जबकि वो 18 साल की हो गई थी अब, और उसका कज़न 22 साल का हो चुका था, वो भी अभी पढ़ रहा था। लेकिन जन्नत के इस तरह के तौर तरीक़ा देखकर घर वाले इस फैसले पर मजबूर हो गए थे, और आखिर ये फैसला हुआ कि रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, क्यों ना जन्नत और फैज़ान की शादी के साथ साथ सबा, जो कि जन्नत की चचा की बेटी थी, उसकी भी शादी कर दी जाए। घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। जैसे ही जन्नत को इस बात का इल्म हुआ तो वो घर वालों पर फट पड़ी कि मुझे शादी नहीं करनी, और वो भी इस बदमिजाज से, तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। वो फैज़ान को घूरते हुए बोली। फैज़ान उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। वो आज घर वालों से नाराज़ थी। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उसने सोचा कि वो सारी बात जिनजादे को बताएगी। उसने फैज़ान से शादी नहीं करनी, वो इस मामले में उसकी मदद करे। रात को उसने सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। उसने 3 दफ़ा तिलावत मुकम्मल की, लेकिन जिनजादा उसके पास ना आया। तो वो बहुत परेशान हो गई कि मैं इतनी परेशानी में हूँ और फैज़ान से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन घर वाले मेरी ज़बरदस्ती उससे शादी करवा रहे हैं। वो सोच रही थी कि मैं ये सब कैसे जिन को बताऊँ। आज तो वो मेरे पास नहीं आया तो मैं किससे अपना मसला शेयर करूँ। उसने दोबारा से सूरह जिन की तिलावत शुरू की, लेकिन जैसे ही वो तिलावत में मगन हुई, उसे महसूस हुआ कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है। वो अपने जिस्म को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन उसका खुद पर काबू नहीं रहा, और वो अनजानी क़ुव्वत उसे कैसे खींचती हुई उस अनजाने जंगल में ले गई, जिसे उसने एक दफ़ा ख्यालों में देखा था। इतना खौफनाक और भयानक जंगल था जहाँ पर जगह जगह अंधेरा ही अंधेरा था। ये अनजानी क़ुव्वत उससे कांटेदार दरख्तों के करीब से घसीटती हुई लेकर जा रही थी, और उसको पता भी नहीं चला। अब उसने तिलावत बंद कर दी और उसका पूरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था, लेकिन उसे घसीटने वाले की शक्ल नहीं देख पा रही थी। ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। लेकिन उस अनजानी कुव्वत ने उसकी एक न सुनी। शायद कि वो जिनज़ादा था, लेकिन अगर ये जिनज़ादा ही था तो वो इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा था? वो ये बात समझ नहीं पा रही थी। उसको बार बार कह रही थी, मैं तो तुम्हें सिर्फ मदद के लिए बुला रही थी और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कि एकदम से झटके से उसे दूर फेंका गया। जैसे उसकी आंख खुली तो वो बेड की बैक साइड से टकरा कर गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आ गई थी। इतने में उसकी अम्मी भागती हुई उसके कमरे में आई और बोली, जन्नत क्या बात है, तुम्हारे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो जन्नत अपनी माँ के गले लगकर रोने लग गई। माँ ने देखा तो उसके माथे से खून बह रहा था। माँ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाई और उसकी मरहम पट्टी की। उसकी माँ और सब घर वाले यही समझ रहे थे कि शायद ये फैज़ान से शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से ऐसा कर रही है। ऐसे ही हर रोज़ जन्नत की अजीबोगरीब हरकतें घर वालों को बहुत परेशान कर रही थी, और उधर जन्नत भी बहुत खौफजदा और परेशान होने लगी थी, क्योंकि अब कितने दिनों से जिनज़ादा उसको अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा था और ऐसे ही उसको तंग किया जा रहा था। आज भी जन्नत अपने कमरे में बैठी इस बारे में सोच ही रही थी कि एकदम से उसे पता नहीं चला कि उसके पाँव खुद ब खुद टेरेस की तरफ जाने लगे।
वो खुद को बहुत रोकना चाह रही थी, लेकिन एकदम से तेज हवा का झोंका और उसे समझ ही नहीं लगी कि वो कैसे टेरेस पर पहुंच गई और टेरेस को पार करती आगे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर तो ना छत है, ना ही जमीन है, ये कैसे चल रही है। कोई अनजानी सी कुव्वत उसे खींच कर लेकर जा रही थी। एकदम से सहरा आ गया और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे बने हुए थे, और ये मुजस्मे रेत के थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, इंसानों जैसी आंखें थी। वो सब कुछ देख भी पा रही थी और आंखों को घुमा भी रही थी। वो अनजानी कुव्वत उसे उन मुजस्मों के पास से घसीटती हुई लेके जा रही थी। जन्नत ने पूछा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और ये सब क्या है? तो अनजानी कुव्वत बोली कि ये सब वही है जिन्होंने दूसरी दुनिया में अपनी टांग अड़ाई थी और अपने मसले हल करने के लिए दूसरी दुनिया में आए थे। उनका ये हाल है कि देखते ही देखते वो सारे मुजस्मे जो कि सिर्फ रेत के बने हुए थे उसके पीछे भागने लगे। जन्नत बहुत खौफजदा हो गई थी। वो चिल्ला रही थी कि मुझे कुछ मत कहना, मुझे कुछ मत कहना, लेकिन वो मुजस्मे के पीछे उसके भागते ही जा रहे थे और वो उस रेतीले सहरा में अपने आप को बचाती इधर से उधर भाग रही थी कि एकदम से वो गिर गई। तो जैसे ही उसने आंख खोली तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी और सब घर वाले उसके इर्द गिर्द खड़े थे। उसने पूछा कि मुझे क्या हुआ? वो सब बोले कि तुम टेरेस के पास गिरी पड़ी थी, वो तो शुक्र है कि टाइम से हमने देख लिया और तुम नीचे नहीं जा गिरी। जन्नत बहुत हैरान हो रही थी कि वो तो किसी सहरा में पहुंची हुई थी, ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। अब वो अपने किए पर पछताने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और उसका हल क्या निकाले। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि वो डर रही थी कि बताने से कुछ बुरा ही ना हो जाए। जन्नत की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके घर वाले इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि शादी के दिन भी करीब आते जा रहे थे और जन्नत की हरकतें बहुत अजीब हो रही थी। उसके चचा और अब्बू ने उसे किसी आमिल बाबा को दिखाने का फैसला किया। उन्होंने आमिल बाबा को घर पर ही बुला लिया। जन्नत को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसकी तबीयत मजीद खराब हो गई। आमिर बाबा ने उसके कमरे में जब गए तो जन्नत की आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो रही थी और वो आमिर बाबा की तरफ बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये आमिर बाबा को खा जाएगी। जैसे आमिर बाबा ने अपना अमल शुरू किया, जन्नत ऊंची आवाज में चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि दूसरी दुनिया में टांग नहीं अड़ाओ, तो फिर क्यों बार बार मुझे तंग करते हो? आमिर बाबा ने कुछ पढ़कर जन्नत पर फूंका और कहने लगे, तुम इस बच्ची को क्यों नहीं छोड़ देते? तो आगे से जन्नत के अंदर से आवाज आई, इस बच्ची ने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया जो मैं इसकी जान छोड़ दूं? इसने जिस तरह मुझे तकलीफ दी है बिल्कुल इसी तरह ये भी सिसक कर मरेगी। आमिर बाबा कुछ पढ़ने लगे। उन्होंने आंखें बंद की हुई थी कि एकदम से जन्नत की आंखें लाल सुर्ख हो गई। उसके अंदर से बहुत डरावनी किस्म की आवाजें निकलने लगी। वो अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर आमिर बाबा की तरफ जाने लगी। आमिर बाबा अपनी पढ़ाई में मगन थे, लेकिन जन्नत के अब्बू और चचा कमरे में एक साइड पर लगे खड़े थे। उनको जन्नत की यह हालत देखकर बहुत खौफ महसूस हो रहा था। आमिर बाबा की तरफ चलती जा रही थी जन्नत और उसने जाकर आमिर बाबा का गला पकड़ लिया और उनको गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया। आमिर बाबा की जबान बंद हो गई थी, वो हाथ पांव मार रहे थे। इसके अब्बू और चचा ये देखकर और भी खौफजदा और हैरान थे कि इतनी नाजुक सी जन्नत जो 5 किलो वजन नहीं उठा सकती थी, एक हाथ से एक आमिर बाबा को गर्दन से पकड़कर उठा दिया और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या होगा। ये तो चाहे आमिर बाबा को मार दे। वो दूर से खड़े आवाजें देने लगे, जन्नत आमिर बाबा को छोड़ दो, जन्नत छोड़ दो। आमिर बाबा की आंखें निकल आई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अब वो खत्म हो चुके हैं कि एकदम से जन्नत का हाथ आमिर बाबा के गले से छूटा और वो पीछे जा गिरे। उसका सर नीचे लग के जमीन पे जख्मी हो गया। आमिर बाबा भी एक साइड पर गिर गए, वो भी बेहोश हो गए थे। सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि एक तरफ जन्नत की तबीयत खराब होने लगी है तो दूसरी तरफ आमिर बाबा बेहोश पड़े हैं। जन्नत को बेहोशी के आलम में बेड पर लिटाया गया। आमिर बाबा को भी होश दिलवाई गई तो बड़ी मुश्किल से खुद को उठाते संभलते वहां से भाग निकले। उनका कहना था कि उनके बस का काम नहीं है। इस लड़की ने उन जन्नत को कोई दुख पहुंचाया है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। आमिर बाबा वहां से जा चुके थे। जन्नत को काफी देर के बाद होश आई, लेकिन जन्नत के जिस्म में जान नहीं थी। वो खुद को बीमार महसूस कर रही थी। उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। उसका जिस्म बहुत टूट फूट का शिकार था। सारे घर वाले उसके कमरे में मौजूद थे और सब बहुत खौफ महसूस कर रहे थे कि पता नहीं किस जन्नत जब उठे तो हमारे साथ भी वही सलूक न करें जो उनसे आमिर बाबा के साथ किया है। लेकिन उनके बाद तो जन्नत में उठने की हिम्मत भी नहीं थी। सब समझ गए जो आमिर बाबा के साथ बदसलूकी की है ये जन्नत ने नहीं बल्कि
اس کے اندر دوسری مخلوق نے کی ہے۔ کافی دن گزر گئے، جنت کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ اس کے ساتھ پھر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ جنت لان میں بیٹھی تھی، بہت ہی زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ برسوں سے بیمار پڑی ہے۔ اس کے چہرے پر وہ رونق ہی نہیں رہی تھی جو پہلی والی جنت کے چہرے پر ہوتی تھی۔ نہ وہ چنچل پن رہا تھا، نہ وہ شوق نیا، نہ وہ لاڈ پیار۔ جنت ہر چیز کو بھول چکی تھی، صرف اور صرف اسے اپنی ٹینشن تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جنزادہ صرف مجھے پہلے نظر آتا رہا، لیکن اب وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ جنت سمجھ نہیں پا رہی تھی اور اپنے کیے ہوئے بات پر بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ قرآن پاک بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن میں نے جس ارادے سے پڑھا میرا وہ ارادہ ٹھیک نہیں تھا۔ جنت لان میں تنہا بیٹھی تھی کہ ایک دم سے ہی وہ انجانی قوت اسے اپنی طرف کھینچنا شروع ہو گئی۔ جنت کے ساتھ پہلے بھی ایسا کئی دفعہ ہو چکا تھا، لیکن آج جس شدت سے اسے چیختا گیا اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ انجانی قوت اسے گھسیٹتی ہوئی ایک دم سے سنسان راستے پر لے گئی جہاں ایک خوفناک قسم کا جنگل تھا، اور اس جنگل میں ہر طرف مکمل طور پر اندھیرا تھا اور ہر طرف سے ہڈیوں کے ڈھانچے کھڑے کیے گئے تھے جو جیسے ہی جنت اور اس انجان قوت کے وہاں سے گزرتے ہوئے بلند آواز سے کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ جنت کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ انجانی قوت اسے کھینچتی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت محل کے پاس لے گئی۔ اس محل میں بھی ویسے ہی عجیب و غریب قسم کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے، اور جو محل باہر دکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اندر اس میں اتنی ڈرانی چیزیں تھیں کہ جنت کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جنت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں وہ انجانی قوت اسے دھوپ اندھیرے والے کمرے میں لے گئی جس میں داخل ہوتے ہی ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اب کی بار جنت کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دل کو دہلا دینے والا تھا۔ جنت کے سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، لیکن وہ جنت کی طرف سے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی اور بولی کہ اب رہو یہاں، شاید تم کو سکون مل جائے۔ جنت بولی تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا کہ تم میرے منگیتر کو ہر روز انسانی دنیا میں بلاتی تھی اور وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ جب بھی تم اسے بلاتی ہو تمہارے پاس بھاگ جاتا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اس وقت سے میں ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی اور میں اسے تمہارے پاس نہیں جانے دیتی تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا۔ میں اب کبھی بھی تمہارے سے ملنے نہیں دوں گی۔ جنت جو سن رہی تھی اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، اور وہ جن اس کی تک یہ خبر نہیں پہنچنے دے رہی تھی۔ اسی لیے جب بھی تم قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی میں ہی تمہارے پاس آ جاتی، وہ نہیں، اور میں ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی کیونکہ تم نے میرا دل دکھایا تھا۔ اب تم اس کی سزا ساری عمر یہاں پر رہ کر بھگتو گی۔ جنت اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور بار بار اس کی منت کر رہی تھی کہ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑا، میں کبھی تمہارے منگیتر کو نہیں بلاؤں گی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو صرف اپنا کام کروانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی تم تو اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ جنت بولی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، وہ تو ویسے ہی دکھنے میں خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس وجہ سے اس جنزادی اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے چٹکی بجائی تو ایک اور جنزادی سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اس کے سامنے آ کے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اس دن آج اس سے حکم دیا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دو اور ہمیشہ اسی قید خانے میں یہ رہے گی، اس وقت بھی آزاد نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جنزادی نے اس کا حکم بجا لاتے ہوئے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ جنت اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ جنت بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، اس سے کوئی اندھیری کوٹری میں بھی ڈر لگ رہا تھا، اور یہاں عجیب و غریب قسم کی آوازیں اس کے کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ کیا گیا وہ بچاؤ بچاؤ پکار کر چیخ رہی تھی، اور اب اس کو اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ کوئی بھی اسے یہاں سے بچانے نہیں آ سکتا۔ رو رو کر وہ تھک گئی تھی اور تھک کر بیٹھنے لگ گئی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ اس جنزادے کو جو جنت کے پاس سورج پڑھنے پر نمودار ہوا تھا وہ انتہائی شفیق و خوش اخلاق جن زیادہ تھا۔ یہ اپنی منگیتر جنزادی کے ماں باپ کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ جنزادی نے ایک انسانی لڑکی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے ناسمجھی میں مجھے سورہ جن پڑھ کر مدد کے لیے بلایا، لیکن یہ سب کچھ اس کا بچپنا تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا لیکن جنزادی مجھ پر شک کر رہی ہے، وہ میری بات سمجھ نہیں رہی اور اس نے اس لڑکی کو بہت زیادہ تنگ بھی کیا ہے۔ اور اب کیا کر لیا ہے، اس کے ماں باپ نے جنزادی کو بلایا اور اسے کہا کہ اس انسانی لڑکی کو آزاد کر دو۔
जिनज़ादा कभी भी दोबारा उसके पास वापस नहीं जाएगा। तब बड़ी मुश्किल से वो जिनज़ादी बोली, लेकिन आज उसने जन्नत से एक हल्फ लिया था कि आज के बाद कभी भी वो जिनज़ादे को अपने पास नहीं बुलाएगी। जन्नत ने इस बात में सर हिला दिया। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे एक दफ़ा मेरे घर जाने दो। वो जिनज़ादी जन्नत को उसके घर के लॉन में ठीक उसी जगह पर छोड़ गई जहाँ से उसे लेकर गई थी। जन्नत को पता भी नहीं चला कि कब वो लॉन में पहुँच गई। इतने में उसकी अम्मी और चची आपस में बातें करती आ रही थी और आगे जन्नत के पास बड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। उसकी चची बोली, कैसी हो जन्नत? अब जन्नत ने जवाब दिया, जी चची मैं ठीक हूँ। लेकिन वो सारी बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। लेकिन अब उसने तहैया कर लिया था कि आज के बाद कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी और उसके घर वालों को परेशानी उठानी पड़े। और वो कभी भी किसी जिन से मिलने की आरजू नहीं करेगी, क्योंकि जो जिस दुनिया में हो उसी में ठीक रहता है। अगर दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करे तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसीलिए उसने अपने आप से तहैया कर लिया था कि आज के बाद वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी। दिनों में ही जन्नत की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन जन्नत के दिल से वो खौफ नहीं निकल रहा था। जन्नत और उसके कज़न फैज़ान की शादी हो गई। जन्नत ने फैज़ान से आगे पढ़ने की इजाज़त ले ली और उसने खुशी खुशी से उसे इजाज़त दे दी, क्योंकि वो खुश था कि जन्नत ने आगे पढ़ने का फैसला किया। अब जन्नत पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन चुकी है। लेकिन अभी भी कभी कभी उसको जब वो जिन लोक में जाने वाली बात याद आती है तो वो खौफ से लरस जाती है। ये बात उसने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। वो फैज़ान के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।